जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को एक बार अपना हार्दिक स्वागत है। और हमने जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी रीढ़ की हड्डी का पहला भाग पढ़ लिया था और अब तक हमने पढ़ा है कि रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा और रतन और बेटी उमा। अब तक क्या पढ़ा है कि रामस्वरूप और उमा दोनों लड़की के संबंध के लिए जो संबंधी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए तैयारियां घर पर चल रही हैं। बैठक में अच्छी तरीके से तख्त लगाए जा रहे हैं, दरी बिछाई जा रही है, चादरें बिछाई जा रही है और खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। ये सब कार्य जारी हैं कि इसी बीच प्रेमा अपनी पुत्री उमा के बारे में रामस्वरूप को बताती है कि वह तो मुँह फुलाए पड़ी है, अर्थात उसका इस सगाई रस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पाउडर वाउडर सब उसके सामने रख दिए हैं, बावजूद इसके वो तैयार नहीं हो पा रही है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि ये आपकी गलती है। प्रेमा कहती है कि ये आपकी गलती है, अर्थात इंटरेस्ट ही पास करवा लेते, 10वीं क्लास ही पास करवा लेते, आगे क्यों पढ़ाया आपने। दोनों के ज़मानों की बात होती है, हंसी मजाक होते बीच में। इसी बीच बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर रामस्वरूप के घर पर आ जाते हैं उमा को देखने के लिए, रिश्ते के लिए। आगे क्या कहानी बनती है देखते हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करने से आए, ये लोग जरा ऐसे हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दिक्यानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। गोपाल प्रसाद किस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति है? गोपाल प्रसाद का मानना है कि घर के लिए जो बहू आएगी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। जबकि रामस्वरूप कहते हैं कि खुद तो वकील हैं, मीटिंग्स में भी जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। और लड़का, प्रेमा पूछती है लड़का कैसा है, तो रामस्वरूप कहते हैं बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ये तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों के बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी, अर्थात यहाँ पर रामस्वरूप कह रहे हैं कि अपना मतलब है और अपना काम निकलना चाहिए, अपन लड़की वाले रह गए, अन्यथा मैं इन्हें लड़कों और लड़कों के बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि इनके कानों के कीड़े झड़ जाते। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी क्या है, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती है, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मखलाने, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। तो प्रेमा कहती है, ओह ये बाजा वह नीचे रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जाओ 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 जल्दी जाओ। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक, और रामस्वरूप कहते हैं आइए आइए आइए, अर्थात वो औपचारिकता के साथ स्वागत कर रहे हैं। किनका? गोपाल प्रसाद का औपचारिकता के साथ स्वागत कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद आ चुके हैं कहाँ? रामस्वरूप के घर। तो उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत होती है। हाँ, रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर जाता है। बेंत का मतलब वो अपने साथ एक छड़ी रखते हैं, अर्थात जो बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने साथ सहारे के लिए जो लकड़ी रखते हैं उसको क्या कहा गया है? बेंत। रामस्वरूप यह बेंत, बेंत बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
अर्थात रामस्वरूप भी औपचारिकता के साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अर्थात गोपाल प्रसाद भी पूरी फॉर्मेलिटी के साथ, पूरी औपचारिकता के साथ मैदान में कूद पड़े हैं और दोनों ही एक दूसरे को फॉर्मेलिटी बस कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँगा कि मैंने आपके लिए परेशानी कर दी, वो ये कह रहे हैं कि मैंने आपके लिए परेशानी कर दी। ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। अर्थात रामस्वरूप कहते हैं शंकर से कि आपकी छुट्टियां कितने दिनों की हैं। तो शंकर कहता है जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में चला आया था। अर्थात सप्ताह के अंत में चला आया, छुट्टियां तो नहीं है। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, अर्थात 12 महीने का कोर्स और बचा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। 1 आध साल का मार्जिन का मतलब है कि फेल हो गया था। 1 साल है, फेल हो गया था। कौन है? शंकर। इस कारण मार्जिन अपने आप हो गया है। हाँ, आगे तो बातचीत लगातार दोनों के बीच में जारी है और उसके बाद लेखक कह रहा है, गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। अब गोपाल प्रसाद बात बना रहे हैं अपने बेटे के बारे में कि वो फेल हो गया था। किस प्रकार से बात बनाएं, क्या बताएं इन लोगों के बारे में। इसी उम्र में सारी बीमारियां होती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे तो वैसी की वैसी भूख। गोपाल प्रसाद जो शंकर का पिता है और बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि एक हमारा जमाना था जब 12-13 कचौरी खा जाते थे और जब शाम को खाने बैठते थे उतने ही 7-8 रोटियां भी खा जाते थे। और एक आज का ज़माना है कि थोड़ा बहुत कुछ भी खा लें तो बीमार हो जाते हैं। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, मिठाई का नाम है, और अकेले 2 आने के हजम करने की ताकत थी। अकेले अर्थात ढेर सारी बालाई जो 4 पैसे की आती थी अकेले खा जाते थे। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में, तब न कोई वॉलीबॉल था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खींचे न पोड़ते हैं। खींचे न पोड़ने का मतलब है दोनों हाँ में हाँ मिलाकर थोड़ा थोड़ा हंसते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। बड़ी बड़ी फेंक रहा है। कौन है? गोपाल प्रसाद। क्या कह रहा है? जब पढ़ाई करने बैठते थे तो बैठ गए, मतलब सुबह 8 बजे बैठ गए तो रात को 8 बजे तक उठते नहीं थे। इतनी 12 घंटे की लगातार सीटिंग होती थी पढ़ाई की। 12 घंटे जनाब। मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। अर्थात उस जमाने के 10वीं पास और आजकल के एमए भी फैल हैं उस जमाने के 10वीं पास के सामने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये तो है ही। अर्थात रामस्वरूप का तो एक ही काम है, हाँ में हाँ मिलाना। क्यों? क्योंकि अपनी लड़की का रिश्ता करना है। किसके साथ? गोपाल प्रसाद के लड़के के साथ। जैसे तैसे करके ये बातें बन जाए तो वे तो हाँ में हाँ मिलाते हैं। जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अर्थात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ उस जमाने की बात याद आती है तो।
जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। कि बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस मतलब गोपाल प्रसाद के लिए शादी विवाह क्या है? बिजनेस है। तो रामस्वरूप क्या कहते हैं? चौंक कर, आश्चर्यचकित होकर, बिजनेस? बिजनेस? हाँ हाँ, ओ अच्छा 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 अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। बिजनेस का मतलब यहाँ पर गोपाल प्रसाद के लिए क्या था? शादी विवाह की बात करना, दहेज जिसमें शामिल हो, ये सब बातें। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? अर्थात क्यों बिना मतलब में परेशानी करते हैं? तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अर्थात गोपाल रामस्वरूप अंदर जाते हैं क्या? नाश्ता लाने के लिए। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर दबी आवाज में, आदमी तो भला है। अब दोनों हैं, कौन है? गोपाल प्रसाद है और शंकर है, दोनों अकेले हैं। तो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी 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 जी, कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी जरा डालिएगा। मुझे तो भाई नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नामात्र के लिए डाली जाए तो उसका जायका क्या रहेगा? अर्थात स्वाद क्या रहेगा? कहते तो आप सही हैं। अर्थात रामस्वरूप जो लड़की का पिता, उसका एक ही काम है क्या? हाँ में हाँ मिलाना। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कुछ औपचारिकतावश बातें हो रही हैं। उसके बाद देखते हैं हाँ, शंकर खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी वालों पर टैक्स लगाएगी। अर्थात जो लोग चीनी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उन पर अब सरकार टैक्स लगाने वाली है, कुछ ऐसा सुना है। गोपाल प्रसाद, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। किस पर टैक्स? जो जितना अधिक खूबसूरत है उसको उतना ही अधिक टैक्स देना पड़ेगा। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे, अर्थात मना नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक, अर्थात खूबसूरती में उसकी कितनी रैंक है, अपने स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अर्थात गोपाल प्रसाद मजाक मजाक में क्या कहते हैं कि अगर खूबसूरती पर टैक्स होगा तो कोई भी महिला अपने आप को कम खूबसूरत नहीं कहेगी, और हर महिला ये मानेगी कि वो खूबसूरती में कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इस प्रकार से गोपाल प्रसाद मजाक के रूप में ये बात कह रहे हैं। किसको? रामस्वरूप को। और ये मजाक की प्रक्रिया इसी प्रकार से आगे बढ़ रही है।